लेकिन मेरी माता जी ऐसी थी जिनको ये विश्वास था कि चलो अच्छा, कट कर दीजिए, कट कर दो, कट कर दो। विवाह के बाद सर पत्नी का अगर सहयोग ना हो तो कोई आदमी कुछ तैयारी कर नहीं सकता है। हमें तो बहुत बहुत खुशी है। ये इनकी मेहनत का नतीजा है, ये सालों की मेहनत का। और नौकरी के होते हुए शादी के बाद और बच्चे होने के बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है एक इंसान के लिए इतनी मेहनत करना। तो सब कुछ इन्हीं को मतलब है कि इन्हीं के ऊपर है। ऐसा लग रहा माता जी आपको, देखिए आपका लड़का अधिकारी बन गया है। भैया बहुत अच्छा लगा। और हम चाह रहे हैं ईश्वर से कि ये इसी तरह अपना आगे बढ़ते रहें। आप क्या कहना चाहेंगे आगे? रो देंगे भी। अरे यार, बड़ा भावुक फैमिली। नमस्कार, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। हमारे साथ बैठे हैं जयशंकर पांडे जी। और जयशंकर पांडे जी के बारे में आपको बता दूं, आप एक प्राथमिक शिक्षक भी हैं। समय से विद्यालय जाना और समय से अपना काम करना, इसके बारे में जाने जाते हैं। और आज ये सहायक चकबंदी अधिकारी के पद पर इनका चयन हुआ है। लोअर पीसीएस 2019 में सहायक चकबंदी अधिकारी बने हैं। क्या है इनकी जर्नी, कहाँ से मिला इनको मोटिवेशन, ये सारी चीज़ों को हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे। हम सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं आपको सफलता के लिए। थैंक यू सर। ये बताइए पांडे जी, सबसे पहले अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अपना बताइए आप। हाँ जी सर, मेरा जो है जन्म जो है यहीं से सर, मया ब्लॉक में, विकास खंड मया में सर एक गांव है सर, दुर्गापुर रामपुरवा, वहीं पर हुआ है। मैंने सर पिताजी मेरे पुलिस कांस्टेबल थे के पद पर उनकी नियुक्ति है। इस समय लखनऊ में पोस्टेड है वो। माता जी मेरी हाउस वाइफ है। मेरे एक छोटा भाई है, मेरी 2 बहनें हैं। एक मुझसे बड़ी है, एक मुझसे छोटी है। दोनों विवाहित हैं। परिवार में सर मेरा छोटा भाई है और हम लोग सर यहीं पर, माता जी हाउस वाइफ है सर, यही बैकग्राउंड है। और सर फैमिली बैकग्राउंड सर मेरा यही है। सर ये बताइए कि सबसे पहले आपकी फैमिली बैकग्राउंड ये रहा आपका, आपकी एजुकेशन जर्नी के बारे में ज़रा बता दीजिए। आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी हुई? शिक्षा दीक्षा का सर ये है कि मैं प्रारंभिक शिक्षा मेरी मेरे ही वहाँ पे उधर ब्लॉक में ही, मेरे घर से करीब 4 किलोमीटर दूर एक विद्यालय सर है जिसका नाम दीनदयाल स्मारक। जी। उस क्षेत्र में उस समय का सबसे बढ़िया विद्यालय माना जाता था। और उसी के नाते सर हमने कक्षा 1 से लेकर 8 तक वहाँ पे शिक्षा ग्रहण की है। अरुण कुमार त्रिपाठी जी वहाँ प्रिंसिपल थे। उसके बाद सर उन्होंने कहा कि सर हमने पिताजी ने कंसल्ट किया कि आगे इनको क्या किया जाए। उन्होंने मुझे यूपी बोर्ड से पढ़ने की सलाह दी थी। तो सर उस समय एसएसबी इंटर कॉलेज का एंट्रेंस मैंने दिया था। संयोग से मैं क्वालिफाई हो गया था। तो मैं 12th तक सर यूपी बोर्ड से यहाँ पे पढ़ा हूँ एसएसबी इंटर कॉलेज में। मेरा सर इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्ट्रीम से था। चूँकि इंजीनियरिंग में सर शुरू से ही थोड़ा रुचि थी और चूँकि मैथ सब्जेक्ट में काफ़ी लगाव था। और अगर सही पूछा जाए तो सर उसी मैथ के लगाव के कारण ही सर मैं इंजीनियरिंग को एडॉप्ट भी किया था। मुझे आज भी मैथ से बहुत प्यार है और विषयों की तुलना में मैथ्स में काफ़ी मेरी रुचि भी है। फिर मैं सर वहाँ से चला गया कानपुर, तैयारी किया 1 साल। 1 साल के बाद सर चूँकि अटेम्प्ट IIT JEE के अटेम्प्ट सीमित कर दिए गए 2005 में, कांग्रेस की सरकार में अर्जुन सिंह जी शिक्षा मंत्री थे। तो उन्होंने अटेम्प्ट को सर बाधित कर दिया था। 4 अटेम्प्ट की जगह पे 2 अटेम्प्ट मिलता था और 1 अटेम्प्ट आपको उसी साल देना है जिस साल आप 12th में है, 1 अटेम्प्ट उसके बाद वाला। तो चूँकि हम लोग 12th में जा चुके थे तो अब स्कूल छोड़ के जा नहीं सकते थे, तो हमने दूसरा अटेम्प्ट दिया और वो 8 से 8 में तैयारी करने के बाद ही दे पाया था। तो कानपुर में तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता, लेकिन UPTU में ठीक ठाक रैंक आ गई थी। तो मुझे उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच अलॉट हुई थी RKGIT गाजियाबाद से। तो मैं सर वहाँ 2007 से 2011 मेरा बीटेक चला है। बीटेक में भी हमने ठीक ठाक सर मेहनत करके पढ़ाई किया था। मेरी ब्रांच भी थोड़ा टफ थी तो चैलेंजिंग था, तो मैंने किया। उसके बाद सर वहाँ जब मैं पास आउट हुआ तो सर मेरा कैंपस में सिलेक्शन भी हो चुका था। लेकिन चूँकि मैंने पिताजी का रुझान था कि हम जो है थोड़ा सा सिविल सर्विस की तरफ अपना दिमाग दौड़ा। बताइए, आप बीटेक किए थे, बीटेक के बाद प्राथमिक शिक्षा में कैसे आ गए? हाँ सर, वही बताना चाहता हूँ कि पिताजी का जो है ये था कि इनकी तैयारी जो है सिविल सर्विस की तरफ कराया जाए। वास्तव में शुरू से भी चाह रहे थे, लेकिन परिवेश को देखते हुए तकनीकी शिक्षा को लेना जरूरी था, इसलिए हम तकनीकी शिक्षा की तरफ गए।
लेकिन जब पिताजी ने कहा कि नहीं आप जो है सिविल तैयारी करो, तो चूँकि अब प्राइवेट में कहीं पर भी जॉब करता तो 8 घंटे की ड्यूटी में के बाद हम पढ़ाई करने में उतना हम सहज ना महसूस कर पाते। तो हालांकि उन्होंने ज्वाइन करा दिया था, तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि आप कोई ऐसी नौकरी करो जिसके साथ आप पढ़ाई कंटिन्यू कर सको। तो उस समय बीटीसी की ट्रेनिंग चल रही का फॉर्म आया था, मैंने भर दिया था, तो मेरा मेरिट बेस सिलेक्शन हो गया था। 2 साल मैंने ट्रेनिंग किया, 14 में ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई सर। साथ में थोड़ा पढ़ाई शुरू किया था मैंने, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तो आप ये सिलेबस को आप 1 दिन में 2 दिन में पढ़ के नहीं खत्म कर सकते, इसलिए आपको थोड़ा सा एक स्टडी बनानी पड़ेगी लंबी थोड़ा सा। 14 में सर मैं बीडीसी कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद उसी साल एक वैकेंसी आई थी, उसकी कानून गो की वैकेंसी आई थी सर। तो उसमें सर मैंने फॉर्म भरा था, हालांकि उसमें इंटरव्यू से बाहर हो गया था मैं। उसके ठीक बाद फिर जो है शिक्षक भर्ती आई, मैंने उसमें फॉर्म भरा चुकी, लेकिन भर्ती कई सारे हाई कोर्ट वगैरह से गुजरने के कारण जो है 2 साल डिले हो गई। उसी बीच में सर लेखपाल की भर्ती आई थी, राजस्व लेखपाल की सर, उसमें मेरा चयन अपने ही जनपद में हो गया था। उसके बाद में सर मैंने वहाँ पे लगभग 1 ही महीना नौकरी किया था कि मेरा सर चयन हमारे शिक्षक भर्ती में हो गया। तो सर उसको छोड़कर, चूँकि हमको हमारा मार्ग सर सिविल तरफ था, तो वहाँ पे मौका भी कम मिल पाता, तो मैंने शिक्षक भर्ती के थ्रू जो है शिक्षक पद पे ज्वाइन किया। अमानीगंज ब्लॉक में मैं पोस्टेड था। अब सर समस्या नहीं आ गई, नई समस्या ये आई सर, घर से 60 किलोमीटर दूरी मेरा विद्यालय था, तो मुझे पर डे विद्यालय चूँकि जाना था, तो मैं विद्यालय जाता था, और वहाँ से आने के बाद इतना मौका मिल नहीं पाता था कि मैं और अध्ययन अध्यापन पे अपना समय दे पाऊँ। हालांकि इसी बीच में एक एडवांटेज आया कि 1.5 साल वहाँ नौकरी, 2 साल पौने 2 साल किया था, इतने में इंग्लिश मीडियम विद्यालयों का एक आया था। हर ब्लॉक में 5 विद्यालय इंग्लिश मीडियम का चुनाव हुआ था, तो उसमें परीक्षा हुई थी। उस परीक्षा को सर क्वालिफाई करके मैं पूरा ब्लॉक में आ गया था। तो यहाँ पर भी सर मैं लगातार स्कूल जाता था और तैयारी सर धीरे धीरे करना शुरू किया था। उस समय मेरा सर कंपलसरी अटेम्प्ट स्टार्ट हो गया यूपीएससी का, तो सर उस पर भी फोकस मैंने किया था। और 2019 में सर लोअर पीसीएस की ये वारंट आई थी, इसको हमने अप्लाई किया, और सर इसका प्रीलिम्स जो है 1 अक्टूबर 2020 को हुआ था। इसका रिजल्ट 26 जून 2020 को आया था। फिर इसके बाद सर इसका जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था 21 अक्टूबर 2021 को, फिर इसका रिजल्ट 11 मार्च 2022। आप ये बताइए, आपने कई एग्जाम दिए हैं और करीब तक पहुंच करके 1-2 नंबर से आप असफल रहे हैं जी सर, और अब जाके आप सफल हुए हैं। जी सर। तो आप इस बीच में आपको क्या लगता है, कहाँ कमियां आपके अंदर थी जो सफल नहीं हो पाए थे? सर सफलता के लिए सर कई सारी कमियां होती हैं, और वो एक कमी किसी और को थोपने के बजाय सर सही ये है कि हमें अपनी कमी स्वीकार करनी चाहिए। मेरी सबसे बड़ी कमी थी सर कि मैं थोड़ा सा अपने आप को फोकस नहीं कर पाया। जिस भी डायरेक्शन को सर चुनाव करना है, ऐसे आपको पीसीएस की परीक्षा पास करनी है, तो आपको सिलेबस को बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से कवर करना पड़ेगा। सर जब आप पहला स्टेज नहीं क्वालिफाई कर पाओगे तो आप मेंस में पहुंच ही नहीं पाओगे। और पहले स्टेज की सबसे टेक्निकलिटी ये है कि आपको ये देखना होता है कि करंट अफेयर्स पे आपकी पकड़ क्या है, पॉलिटी पे आपकी पकड़ क्या है, और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब पे आप किस तरीके से इसको कवर किए हो। अगर आपका इनका कवरेंस में समस्या है तो फिर आप पूरी चीज़ को एनालाइज नहीं कर पाओगे, और कहीं ना कहीं आपकी लैकिंग रह जाएगी और आप फेल हो जाओगे। और वही कमी मेरे अंदर थी। मैंने सर किसी पोर्शन में ज़्यादा मेहनत कर दिया, किसी में बिल्कुल कम कर दिया। तो बैलेंस जो है, सिविल सर्विसेज हमको सिखाती है कि हमको बैलेंस कैसे रहना है और हमें पूरी तैयारी को बैलेंस वे में कैसे ले चलना है। इसलिए सर ये कमी रह चुकी थी। तो ये सर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था हमारा फेलियर का हमारे। पांडे जी, ये बताइए कि तैयारी की शुरुआत सिविल की कब से कर देनी चाहिए? सर तैयारी की शुरुआत सर आइडियल है कि आप अगर ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप जब जाते हैं तो चूंकि सिलेबस का दबाव ज़्यादा होता है, तो आपको फोकस करना चाहिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए जो आप अपने पाठ्यक्रम को लेकर के। उसके बाद सर सिविल सर्विसेज का पाठ्यक्रम आप देखिए और अपने जो कोर्स आप तैयार जिससे पढ़ाई कर रहे हैं उसे ट्यून करिए कि क्या क्या पोर्शन ऐसा है कि जो हमारे कोर्स का है और सिविल सर्विसेज के लिए महत्वपूर्ण है। आप फिर उसको करते करते एक अपना सिनॉप्सिस तैयार करते रहिए धीरे धीरे, और कुछ अपना एक मजबूत एरिया बना लीजिए। वो एरिया आपका चुनाव स्वतः हो जाएगा अपने आप। जब आप तैयारी के फेज़ में आएंगे तो होता रहेगा। तो आप सेकेंड ईयर से तैयारी अगर करते हैं तो एक अच्छा रहता है। और उसके बाद सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर 2 साल तैयारी करिए। उसके बाद सर अटैम्प्ट शुरू करिए। अटैम्प्ट हम आपको ये सलाह देंगे क्योंकि मेरा फेलियर कई बार रहा है और मैं ओवर कॉन्फिडेंस में भी कई बार फेल हुआ हूँ कि मेरी तैयारी है, मैं कर ले जाऊँगा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम जब पहला अटैम्प्ट दें तो पहला अटैम्प्ट ये मानते हुए देना चाहिए कि ये मेरा अंतिम अटैम्प्ट है। और जिस समय आप ये मान के करेंगे तैयारी, तो हो सकता है सर आपकी सफलता में बहुत समय ना लगे,
और आप जल्दी सफल भी हो जाइए। इस समय कोचिंग का बहुत ज़्यादा चल रहा है और ये माना जाता है कि अगर कोचिंग आपने नहीं किया परीक्षा में आप सफल नहीं हो पाएंगे। इस तरह के लोगों के अंदर भ्रांतियाँ हैं। कोचिंग के बारे में क्या है? बिल्कुल सर कोचिंग का जो एक तरीके से इस समय चल रहा है मार्केट में, कोचिंग सर इसलिए ज़रूरी है कि उसका सर 2-3 कारण है। पहला सर कि जो परीक्षाएं होती हैं, स्नातक स्तरीय परीक्षाएं, उसका अगर पाठ्यक्रम देखें तो हमारे पाठ्यक्रम से बहुत मैच करता है। लेकिन चूंकि यूनिवर्सिटी परीक्षाओं का जो एक कलेवर है वो इस प्रकार से है कि हम यूनिवर्सिटी परीक्षाओं को ऐसे देते हैं कि हमको केवल फैक्ट को रट करके वहाँ उगल आना होता है, और सिविल सर्विसेज इसकी मांग नहीं करता। वो कहता है कि आपने जो पढ़ा है वो आपने अंतर्ग्रहण कितना किया है, उसका एप्लीकेशन क्या किया आपने समाज में। और जब हम लोग सामाजिक अध्ययन करते हैं तो हमको अध्ययन करना होता है, लेकिन हमारी सिस्टम ऐसा है कि हमको ओमिटिंग कर देना पड़ता है। हम पढ़ाई किए जाके वहाँ परीक्षा में ओमिट कराएं। जी जी जी। और अगर यही गैपिंग ना होने पाए सर तो कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। कोचिंग में सर वही टेक्नोलॉजी, जहाँ आप जो चीज़ आप छोड़ के आए हो, जो चीज़ें आपने स्किप की है, कोचिंग वही करता है, वही गैप को फिल करता है। जी जी। तो कोचिंग में ये नहीं कह सकता हूँ कि कोचिंग बहुत मतलब एक प्रकार से करना ही नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर ज्ञान संवर्धन करना है, आपको लगता है कि हमें हमारे ज्ञान में कमी है और वहाँ से हमको मिल सकता है, बिल्कुल करना चाहिए कोचिंग। इसमें हमें सफलता में आसानी भी होती है, एक चीज़। दूसरी बात सर, वहाँ पे चूंकि हमारे बैकग्राउंड के बहुत सारे बच्चे और रहते हैं तो कंपटीशन में हमको बने रहने में आसानी होती है। लगातार हमारा जो माइंड सेटअप है वो उसी लेवल पे वर्क करने शुरू कर देता है। तो कोचिंग एक बहुत अच्छी चीज़ भी है, हम इसको नकार नहीं सकते हैं। लेकिन कोचिंग में मैंने देखा कि आज, हाँ, एक चीज़ और बता दी है कि जो आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब बहुत हावी है। जी जी। लोग ये इसमें कुछ भ्रमित करने वाली सामग्रियां भी हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है कि जिसका अगर प्रयोग किया जाए, वास्तव में मुझे तो लगता है कि यूट्यूब को जिसने स्टार्ट किया है, वास्तव में एक समय मुझे लगता है नोबेल प्राइज़ जीतने लायक काम किया उसने। इसने सर क्रांति ला दिया डिजिटल। आज सर किसी को अगर कुछ मोबाइल में कुछ नहीं पता होता है तो भी यूट्यूब ऑन करके लेता है। मेरे घर में बच्चे सर 2 साल 1.5 साल के बच्चे आराम से यूट्यूब में एप्लीकेशन ऑन करके उसमें सॉन्ग देख लेते हैं। ये तो रही सर मनोरंजन की बातें, लेकिन यूट्यूब से सर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वीडियो, जैसे सर अभी आपका ही सेशन है, अगर आपने कई सारे सर वीडियो डाले, हमने देखे हैं, बहुत मोटिवेशनल है सर। तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में सारी चीज़ें कंटेंट अनऑथेंटिकेट ही रही हैं। बहुत सारे चैनल, अगर आपको जानकारी चैनल के बारे में हो जाए तो आप खोल लीजिए, उसमें बहुत ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि आप में केवल यूट्यूब से बहुत सारे भ्रामक, हाँ आता है, मानता हूँ, लेकिन ये है कि आप उसमें तालमेल बैठा सकते हैं थोड़ा सा। जी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आप सिविल की तैयारी भी कर रहे हैं, अब आपने लोअर पीसीएस क्वालिफाई, दोनों का जगह पीसीएस और लोअर पीसीएस, जी जी जी, इन दोनों में प्रश्नों की प्रकृति में क्या अंतर होता है? बताता हूँ सर। प्रारंभिक परीक्षा में तो सर मैं कहता हूँ कि लोअर ज़्यादा टफ है। प्रारंभिक परीक्षा में देखा जाए तो लोअर का जो टफनेस लेवल है ज़्यादा है। मुख्य परीक्षा में सर अब तक 2018 के पहले तक चूँकि यूपी पीसीएस भी मुख्य परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता था जीएस का, अब उसके बाद सर उसमें हो गया डिस्क्रिप्टिव हो चुका है। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी है, दोनों पेपर जीएस के होते हैं, जीएस के नाम से दोनों पेपर होते हैं, लेकिन दोनों में ऑब्जेक्टिव ही है मेंस में, लोअर वाले में। तो सर लोअर में बाकी सारी चीज़ें आती हैं, जीएस के साथ साथ आपका एप्टीट्यूड भी आता है, क्वांट भी आता है, रीजनिंग भी आती है, हिंदी भी आती है, जनरल साइंस भी आता है। तो सर ये है कि इसमें केवल ऑब्जेक्टिव ही था। दूसरी बात ये, इसमें इंटरव्यू नहीं है, उसमें इंटरव्यू अभी भी है। और उसमें सर डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं, हिंदी स्पेशल अलग से होता है, इसमें हिंदी इसी में जीएस के साथ हिंदी इंक्लूडेड है। तो कहीं ना कहीं ये तथ्यात्मक थोड़ा ज़्यादा है और वहाँ पर सर थोड़ा सा आपको एनालिटिकल होना पड़ता है। एक चीज़ कि मीडियम, जैसे आपका मिक्सचर रहा है, कह सकते हैं, हिंदी मीडियम से शुरुआत किया, लेकिन इंजीनियरिंग के छात्र रहे तो इंग्लिश से भी आपका टच रहा है। आपका मीडियम का क्या असर होता है आपकी सिविल की तैयारी में? सर मेरा तो ये मानना है कि माध्यम, चूँकि हम भारत में हैं और हम शिक्षा क्षेत्र में हैं, तो हमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों का सामंजस्य बना के चलना चाहिए। कभी ये नहीं होना चाहिए कि हमें केवल एक ही विषय, एक ही भाषा ही आती है। दूसरी बात सर ये है कि भाषा का महत्व तब बढ़ जाता है जब आपके पेपर डिस्क्रिप्टिव होते हैं। उसका 2 कारण, पहला कारण ये है कि सर कुछ हिंदी के साथ ये समस्या होती है कि हिंदी की जो स्पीड होती है सर,
वो सामान्यतः कम हो जाती है। कारण क्या है, उसमें सिरोरेखा खींचनी है आपको, उसमें कई सारे ऐसे हलंत और फुल स्टॉप ऐसे यूज करना जिनमें आपको पेन को इधर उधर करना पड़ जाता है, तो समय कंज्यूमिंग है। हालांकि उसमें भी करने वाले बच्चे अच्छा लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश में सर क्या होता है, थोड़ा टाइम आपका कंज्यूम कम होता है आपका जो स्पीड अच्छी है तो आप पेपर टाइम से कर ले जाते हो। हमने कई सारे ऐसे अपने दोस्तों के इंटरव्यू सुने हैं जिसमें उन्होंने बताया है साफ साफ कि इंग्लिश की वजह से ही हमारा पेपर छूटने नहीं पाया। हिंदी वाले कितने सारे बच्चे ऐसे बेचारे हैं जिनका पेपर छूट जाता है, और जब पेपर ही छूट जाएगा सर तो आपको मार्क्स मिल नहीं पाएंगे, इसलिए आप लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। जी जी। एक चीज़ और बता दीजिए कि आप, ये तो हो गई हिंदी की बात, आज के समय में एक लोगों के अंदर देखिए सरकारी नौकरी इतनी कठिन है आज के समय में, सबको मिल नहीं सकती है, तो क्या प्लान बी लेकर चलना आज के समय में ज़रूरी है कि नहीं? सर प्लान बी लेकर चलना ज़रूरी है, अगर लेकिन यही है कि अगर आपने उद्देश्य बनाया है कि नहीं हमें यही करना है तो आप कर सकते हो। और प्लान बी का ये है कि सर एक बैकअप में रहता है तो कम से कम आप उस अवसाद से दूर रहते हो कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सर मैं इस बात से बिल्कुल नकार नहीं सकता हूँ कि इस भर्ती सिविल सर्विसेज के जो आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सर आपको फेल्योर नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिल सकता है। और ऐसा भी सर मैंने कई बार देखा है, कई बार इंटरव्यू सुने हैं कि इन्होंने अंतिम प्रयास में भी उनका चयन किसी कारणवश नहीं हो पाया है। तो सर प्लान बी तो बहुत अच्छा रहेगा। एक प्रश्न मैं भूल गया था आपसे करने के लिए कि ये जो आपका लोअर पीसीएस है, ये लोअर पीसीएस में क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं? सर मैंने जो परीक्षा दिया था, चूँकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा कंडक्ट करवाई थी, तो उसमें तो सर चूँकि ये पहली बार करवाया था उसने, तो रिपीट का कोई मतलब नहीं बन पाता है। हाँ, और अगर यही परीक्षा यूपी पीसीएस आयोग कराता जिसे कराता था पहले, तो कुछ क्वेश्चन सर रिपीट हो जाते हैं। रिपीट का होना का ये सर कारण नहीं होता कि रिपीट होना कंपलसरी है, चूँकि हर क्षेत्र से प्रश्न बनाने हैं उन्हें, तो कुछ क्षेत्र सर ऐसे होते हैं जहाँ पर आप क्वेश्चन का नेचर ऐसा होता है। इसे आपको संविधान में बताता हूँ, अगर आपसे कई प्रश्न ये कर लेता है कि किन अनुच्छेदों के तहत मूल अधिकार वर्णित है, तो अब आपको 12 से 35 बताना ही पड़ेगा। अब वो कभी अगर क्वेश्चन दोबारा आता है तो उसको चाहे आप रिपीट मान लीजिए और चाहे मान लीजिए कि उसमें आपका गुंजाइश ही नहीं था कि उसमें कुछ चेंज कर सके, तो ये सर होता है। आप ये बताएं कि 5 वर्ष हो गए आपको प्राथमिक में नौकरी करते हुए, जब आदमी नौकरी करता 5-6 साल कर लेता है तो उसमें रच बस जाता है, उसके स्वभाव में भी वो चीज़ें आ जाती हैं। और आप चूँकि चकबंदी अधिकारी बनने, यानी दोनों की धारा अलग है, आप अगर अभी बीएससी बने होते या आप शिक्षा अधिकारी और बने होते तब तो मानता उससे रिलेटेड है, लेकिन अब तालमेल कैसे बैठाएंगे आप? सर जब कोई छात्र सिविल सर्विसेज की तैयारी की दिशा में सोचता है, चूँकि ये परीक्षा का सर नेचर ही ऐसा बनाया गया है, चाहे आप स्टेट पीसीएस ले लेंगे चाहे यूपीएससी ले लेंगे सर, दोनों जगह आपको सर जो बच्चा जो उनको चयन करके जिस स्टूडेंट को ला रहे होते हैं वो सर वो सारी चीज़ें चेक कर लिए होते हैं कि जिसकी रिक्वायरमेंट उनको होती है। सर आप देखते होंगे कि एक एसडीएम होता है, वो तहसील में सर कोर्ट में बैठता है, राजस्व का भी काम देखता है, तो क्या सर वो इसके पहले वो जज नहीं होता है? लेकिन सर चूंकि वो परीक्षा के उस माध्यम का, जिस माध्यम से परीक्षा से वो आया है, उसमें वो सब चीज़ें चेक हो गई हैं कि अब ये इस कार्य को कर सकने में सक्षम है। तो अगर मैं मान लेता हूँ मैं शिक्षा से संबंधित था, कोई बात नहीं, अगर मैं चकबंदी में भी जाता हूँ तो सर वहाँ के कलेवर को सोच देखते हुए, वहाँ के एक्ट को देखते हुए उसमें भी कार्य करने में कोई असमर्थता नहीं होगी सर, हमें लगता है। एक चीज़ ये बताइए कि जैसे परिवार में जो आपको मोटिवेशन मिला, एक चीज़ बताना आप भूल गए थे, मैं पूछना भी भूल गया था। मोटिवेशन जो मिला था उसमें किन किन लोगों का विशेष योगदान रहा है? क्योंकि आप एक शादीशुदा भी हैं, जी बिल्कुल, आप एक मैरिड हैं, इसलिए आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है, आपके सामने दोहरा चैलेंज था। इसको आपने कौन कौन रहा है बताएं आप। सर ये प्रश्न का थोड़ा सा उत्तर देने में मुझे थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। सर चूँकि जब फेल्योर आदमी होता है तो उसमें सर फेल्योर में आपके साथ कोई खड़ा नहीं आपको फंसा दिया है पांडे जी ने थोड़ा सर आप। हाँ सर, जब कोई सर फेल्योर होता है तो उसमें सर कोई खड़ा नहीं होता साथ में। लेकिन सर मुझे फेल्योर में भी कुछ लोग मेरे साथ खड़े थे। जैसे सर पिताजी का नेचर था थोड़ा सा हम नाराज़ भी हो गए थे, कई बार फेल हुआ तो उनको लगा कि नहीं उसका क्षमता ही कहीं दिक्कत में हो। लेकिन मेरी माता जी ऐसी थी जिनको ये विश्वास था कि
कट कर दे। देखिए पांडे जी भावुक हो गए थोड़ा सा। हालांकि इसको हम कट नहीं करेंगे, ये भी मोटिवेशन का एक पार्ट होता है। और लोग कहते हैं कि ठीक है, माता जी का नाम आने से ही एक संवेदना अलग पैदा हो जाती है। अरे चलो अच्छा, कट कर दीजिए, कट कर दो। एक प्रश्न मैंने किया था पांडे जी से कि आपके सफलता में किसका किसका योगदान है, किसका मोटिवेशन रहा, तो इस पर थोड़ा भावुक हो गए, इनकी आंख से आंसू आ गए थे, इसलिए थोड़ा रोकना पड़ा। अब माता जी से थोड़ा बात करूंगा मैं। आपको कैसा लग रहा माता जी? आपको देखिए आपका लड़का अधिकारी बन गया है। भैया बहुत अच्छा लगा। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, माता जी कुछ पांडे जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार फिर आपको मौका दूंगा मैं। सर वही मैं कहना चाह रहा था कि माता जी को विश्वास था कि इनका हो जाएगा मेरे छोटे भाई को और मेरी पत्नी को, और इसके साथ मेरे कुछ सर गांव के 2-3 ऐसे थे, जैसे कौशलनाथ चाचा थे और एक चाची जी थी, और पिताजी भी ठीक है, धनात्मक सोच था उनका, उनको लगता था कि कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये था। और मेरा एक मित्र सर है सौरभ सिंह जी, वो भी सर हमको लगातार मोटिवेट किया, और उनको लगा था कि ये कर लेंगे, भले ही फेल्योर है लेकिन कर ले जाएंगे। सर ये प्रश्न बहुत गंभीर था, मैं कई बार सर परेशान था कि अगर आप जब ये प्रश्न करेंगे तो हमें समस्या होगी देने में, क्योंकि एक लंबी श्रृंखला है। ये प्रश्न तो कोई गलत नहीं होता है, क्योंकि मोटिवेशनल चैनल है मेरा। आपने सर गलत प्रश्न नहीं किया था, बशर्ते ये था कि मैं असहज था इस प्रश्न का उत्तर मैं कैसे दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक लिस्ट थी जिसमें आलोचना करने वाले और समालोचना दोनों लोग थे, शामिल थे, तो इसलिए थोड़ा सा। आलोचना एक फ्यूल होती है पांडे जी। बहुत अच्छी बात सर, अगर कोई आलोचक ना होता, एक आलोचक थे सर, वो हमारे बीच में नहीं रह गए, हमारे ही घर के गांव के ही थे, और सर वो कोविड में उनका जो है मतलब एक तरीके से हम लोग का अनफॉर्चून था, उनका देहांत हो गया। शिक्षक वो भी थे हमारे, उन्होंने भी कई सारे कमेंट किए थे जो हमको अच्छे नहीं लगे थे उस समय, लेकिन शायद वो सब कमेंट जो है ना, अब मुझे लगता है कि वो सब कुछ मतलब नहीं रखते हैं। अगर आप जब सफलता हासिल कर लेते हो तो कहीं ना कहीं जो लोग कमेंट या कुछ भी किए होते, लगता है कि वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक उत्तेजना का कार्य किया है, हमारे काम को और इंटेंस करने के लिए। और ये ज़रूरी भी होता है कि आपके आलोचक हों कोई ना कोई। उसमें सर कई बातें होती, कोई कभी कभी आपकी आलोचना, जैसे मेरे फादर मेरी आलोचना क्यों करते थे, इसलिए नहीं क्योंकि हमारी दुश्मनी उनसे है, वो इसलिए करके किसी आलोचना से उसका पढ़ने लगे हैं। आपसे आप कैमरा, मैंने कोई आपसे अनुमति नहीं लिया था, फिर भी एक प्रश्न करूंगा आपसे कि आपकी पत्नी का क्या सहयोग रहा है आपकी पढ़ाई लिखाई में? विवाह के बाद सर पत्नी का अगर सहयोग ना हो तो कोई आदमी कुछ तैयारी कर नहीं सकता। सुषमा पांडे जी, आपको कैसा लग रहा है मैम? हमें तो बहुत बहुत खुशी है, ये इनकी मेहनत का नतीजा है, ये सालों की मेहनत का। और नौकरी के होते हुए शादी के बाद और बच्चे होने के बाद थोड़ा डिफिकल्ट रहता है एक इंसान के लिए इतनी मेहनत करना। तो सब कुछ इन्हीं को मतलब है कि इन्हीं के ऊपर है था। अब तो मैडम आपके लिए और चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि इनकी नौकरी दूसरी ज्वाइन करने जा रहे हैं, अब तो आपके लिए थोड़ा समस्या आएगी। उस चैलेंज को कैसे स्वीकार करेंगे आप? सब हम फेस कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं हमें, बस ये अपना आगे बढ़े, प्रगति करें अपने जीवन में, हमें बस यही कामना है ईश्वर से। जी आपका क्या करें सर? चूँकि मेरी पत्नी की सर आपने देख ही लिया होगा, काफ़ी जो कंप्रोमाइजिंग नेचर है। हम कभी सर अगर मान लो इसे कभी कभार आदमी डिप्रेस हो ही जाता है कभी लंबे, तो ऐसा नहीं है, तो उन सब में भी तालमेल बैठाया, हमारे परिवार के साथ बैठाया तालमेल, हमारे मम्मी पापा भाई के साथ। और सर मेरा छोटा भाई है, मैं सर उसको भी बुलाना चाहता हूँ। आपको भैया छोटा भाई है आपका, देखिए ये भी भावुक हो गया है, कुछ क्या कहना चाहेंगे? आपका भाई देखिए सफल हुआ है, आपके लिए और जिम्मेदारी बन जाती है। जी जी बिल्कुल बनेगी, हम जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हैं अच्छे तरह से, और हम चाह रहे हैं ईश्वर से कि ये इसी तरह अपना आगे बढ़ते रहें। आप क्या कहना चाहेंगे आगे? रो देंगे भी। अरे यार बड़ा भावुक फैमिली कर दीजिए आप। जो लोग इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इतने सारे फेलियर के साथ, उसके बाद इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ ये तैयारी कर सकता हूँ सर, तो इस परीक्षा तैयारी कोई भी कर सकता है। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, मुझे पता है। और ये चीज़ हमेशा बना के चलिए कि कभी ये मत सोचिए कि हम फेल नहीं हो सकते हैं। कई सारे सर ऐसे लोग होते हैं जो फेल हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं समाज में सर। चूँकि आपका जीवन केवल एक परीक्षा आपके जीवन को निर्धारित नहीं कर सकती, जीवन बहुत सारी चीज़ें हैं। समाज में आपको जन्म दिया है, इस समाज ने आपको पाल पोस कितना बड़ा किया है, तो हमारा दायित्व भी सर बढ़ जाता है। तो मैं तो कहता हूँ कि सर ये इस समाज के लिए जो कर पाइए आप, अगर अपने जीवन में उसको भी करिए।
और अगर आपने जीवन ख़त्म कर लिया तो सर आपने समझ लीजिए एक समाज में एक संपत्ति का नाश किया है। समाज आपको बहुत कुछ देता है, आपका परिवेश आपको बहुत कुछ देता है। मैं तो अपने पूरे विद्यालय परिवार को, अपने बेसिक एजुकेशन को, अपने परिवार को, अपने गाँव को, माता पिता को, सबको मैं इस बात के लिए सर बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने कहीं ना कहीं हमको इसको हासिल करने में सहयोग प्रदान किया है। और कोई भी व्यक्ति जो करना चाहे वो इसमें कर सकता है, थोड़ा धैर्य से। और दूसरी बात सर तैयारी करने का है कि आप स्टार्टिंग से चलो, कभी शॉर्टकट का आप बहुत प्रयोग ना करो कि हमने 4 लाइन पढ़ लिया अब हम निकाल लेंगे परीक्षा। नहीं, आप बेसिक में जाओ, आप NCERT किताबें पढ़ो। 6 से लेकर 10 तक आपने अगर NCERT के सारे विषय ख़त्म कर दिए तो कोई परीक्षा आपकी ऐसी नहीं है जो आपसे, अगर आप मतलब आप उस फेज में रहो और क्वालिफाई ना कर पाओ, ये मेरा दावा है। दूसरी बात सर एक चीज़ और है, क्योंकि परीक्षा में अब कलेवर बदल रहे हैं और आपको लिखने का अभ्यास थोड़ा करना पड़ेगा। आप पढ़ो और लिखो, दोनों एक साथ करो। और सर आप देखेंगे फेल्योर के बाद जब आप सफल होंगे सब लोग आपके साथ खड़े होंगे। फेल्योर में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में भीड़ साथ में होती है। चलिए, ये है जयशंकर पांडे जी। ढेर सारी शुभकामना पांडे जी आपको, आगे आपका मार्ग प्रशस्त हो। अभी आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्दी हमको आने का मौका मिले। धन्यवाद। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।